उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मोहल्ला 20/7 अपने आप में ही खास था। इस शहर में ये ऐसा मोहल्ला था जहां हर धर्म जाति के लोग रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन इसके साथ ये मोहल्ला चर्चित था केशव पंडित और सलीम भाई की दुश्मनी की वजह से। केशव पंडित ब्राह्मण परिवार का जनेऊधारी पंडित था। अच्छा खासा बड़ा परिवार था, पत्नी, बच्चे, भाई, उनका परिवार सभी मिलजुल कर रहते थे। मोहल्ले में उनकी मिठाइयों की दुकान थी, जिसकी वजह से मोहल्ले में उनकी अच्छी खासी इज्जत भी थी। सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर भीड़ रहती थी। दुकान से लग कर ही उनका बड़ा सा घर था, जिसमें वे अपने छोटे भाई के परिवार के साथ रहते थे। केशव पंडित के घर के बिल्कुल सामने सलीम भाई का घर था। सलीम भाई 5 वक्त नमाजी मुसलमान थे। घर के बाहर ही उनकी चिकन मटन की दुकान थी और उनके वहां भी दुकान पर काफी भीड़ रहती थी। सलीम भाई के परिवार में उनकी बेगम, 3 बेटे और 1 बेटी के साथ कुछ रिश्तेदार भी थे, जिनमें उनका साला यूनुस दुकान संभालता था। दोनों का घर आमने सामने था और उनकी दुश्मनी के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। ये दुश्मनी क्यों थी, आज तक कोई नहीं जान पाया। बस जिसने भी उन्हें अब तक देखा तो झगड़ा करते हुए देखा था। कभी कभी तो बात इतनी बढ़ जाती कि सुलझाने के लिए पुलिस तक को आना पड़ता था। लेकिन मजाल है, पुलिस उन दोनों में से किसी को हाथ ना लगा ले। दोनों का मोहल्ले में उनका ही दबदबा था। केशव और सलीम में झगड़े के 3 पड़ाव थे। पहला मुख्य युद्ध, जिसमें दोनों बिना बोले एक दूसरे को किसी न किसी वजह से परेशान करते थे। दूसरा पड़ाव था वाक युद्ध, इसमें दोनों एक दूसरे को गाली गलौज और अनाप शनाप बोलते थे। और तीसरा था हाथापाई। इनकी हर लड़ाई आखिर में हाथापाई तक पहुंच जाती थी। इनमें न जाने कितनी बार सलीम भाई का सर फूटा और केशव पंडित का हाथ टूटा, लेकिन इनकी दुश्मनी में कोई कमी नहीं आई। दिनों दिन ये गुस्सा, झगड़ा और नफरत बढ़ती गई। पहले पहले मोहल्ले के लोगों ने एक आध बार इन्हें समझाया भी, लेकिन उसके बाद मोहल्ले वाले भी इन दोनों के झगड़े को मजे लेकर देखने लगे। एक सुबह केशव पंडित की धर्म पत्नी सुबह सुबह मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी। घर के आंगन में लगे टेप रिकॉर्डर पर उन्होंने मंगल भवन अमंगल हारी चला रखा था। केशव पंडित की सुबह पंडिताइन की पूजा से ही होती थी। वे उठे और सोच की ओर जाने लगे। जाते जाते उनकी नजर सामने छत पर खड़े सलीम भाई पर गई, तो उन्होंने टेप की आवाज को थोड़ा बढ़ा दिया और बाथरूम चले गए। सलीम भाई ने सुना वे कहाँ पीछे हटने वाले थे। वे भी कमरे में रखा अपना टेप रिकॉर्डर उठा लाए और उस पर कवाली चला दी, वो भी तेज आवाज में। भर दो झोली मेरी मोहम्मद, लौट कर मैं ना आऊं खाली। केशव अभी बाथरूम में घुसा ही था कि यह सुनकर उसका पारा चढ़ गया। वह बाहर निकला और सलीम को घूरते हुए टेप रिकॉर्ड के पास आकर उसकी आवाज को और तेज कर दिया। सलीम भाई ने देखा तो उसने भी आवाज को और तेज कर दिया। पूरे मोहल्ले में मंगल भवन, भर दो झोली दोनों साथ साथ चलने लगे। सलीम भाई की बेगम ने अपना सर पीट लिया और पंडित जी के घर में उनके छोटे भाई के लड़के बिट्टू ने छत से नीचे आते हुए अपनी बहन से कहा, लगता है बड़े पापा फिर से शुरू हो गए, अब तो आदत हो चुकी है भैया। बहन ने आंखें मलते हुए कहा। पंडिताई ने सुना तो तुरंत आंगन में पहुंची और टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। बाथरूम बैठे पंडित जी ने सुना तो जल्दी जल्दी निपट कर बाहर आए और कहा, पंडिताइन ठीक से सोच भी ना करने दी हो, ये सुबह सुबह घर में इतना शोर से संगीत काहे बजा रखा है? आप लोग अपनी दुश्मनी के चलते काहे पूरे मोहल्ले का जीना हराम किए हो? पंडिताइन ने बिफरते हुए कहा। अच्छा पंडिताइन, मतलब हम ही सब कुछ किए हैं? वो कुछ ना किए, हम डरते हैं का उनसे? पंडित ने अपना हाथ घुमाकर कहा तो पंडिताइन की नजर उसके हाथ में पकड़े लोटे पर गई और उन्होंने पंडित जी को झुकते हुए कहा, ये बहादुरी बाद में दिखाइएगा, पहले जाकर सोच का लोटा बाथरूम में रख दीजिए। पंडित जी ने देखा तो झेप गए, लेकिन सामने छत पर खड़े सलीम ने ये सुना तो जोर जोर से हंसने लगा। फिर क्या था, केशव पंडित ने घुमा के लोटा मारा सलीम की ओर, लेकिन सलीम झुक गया और लोटा कहीं और जाकर गिर गया। दंडनाते सलीम नीचे उतरा। उधर से पंडित जी बाहर निकले। दोनों अपने घर के गेट पर आकर खड़े हो गए। मोहल्ले के बच्चों ने जैसे उनको देखा, चिल्लाता हुआ मोहल्ले में भागते हुए कहने लगा, अरे सुनो सुनो, शो शुरू होने वाला है, सब अपनी अपनी छतों पर आ गए, सब अपनी अपनी छतों पर आ जाओ,
केशव पंडित और सलीम भाई अपने अपने घर के बाहर खड़े हैं और एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। अब तो मोहल्ले के लोग भी अपनी छतों और घरों के बाहर खड़े हो चुके थे। सलीम भाई ने पंडित जी को घूरा और कहा, अरे ओ पंडित, रात की उतरी नहीं जो सुबह सुबह बोहराया हुआ है। निशाना तो तेरा पहले ही खराब था और अब भी खराब है। शिव 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 का बोल रहे हो बे? शराब और हम, अरे हम शराबियों के पास नहीं बैठते। पीना है तो बहुत दूर की बात है, पीना तो बहुत दूर की बात है। अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो काट के फेंक देंगे नाले में। केशव पंडित भी भड़क उठा, हाँ तू क्या काटेगा? चाकू तो पकड़ा नहीं जाता इस उम्र में तुमसे। अरे मैं रोज 50 किलो मटन काटता, तेरे जैसे की गर्दन काटता, कौन सी बड़ी बात है। सलीम भाई ने अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा, तुम्हें इंसान और जानवर में फर्क ही क्या पता है? कबू इंसान के बीच तो रहे ना हो। केशव पंडित ने कहा तो सलीम ने सोचने की एक्टिंग की और फिर कहा, हम तो पिछले कई सालों से तुम्हारा थोबड़ा देख रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई पंडित, तुम खुद को जानवर काहे कह रहे हो? इस बात से तो पंडित जी बुखला गए और दरवाजे पर पड़ा डंडा उठाकर जैसे ही आगे बढ़े उनकी धोती खुलकर नीचे जमीन पर गिर गई। कमीनत था, उन्होंने अंदर धारियों वाला कच्चा पहन रखा था। ये देखते ही पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। सलीम तो तालियां बजा बजा कर हंस रहा था। केशव पंडित का सबके सामने पोपट हो गया तो सलीम भाई ने कहा, अरे पंडित, पहले अपनी धोती तो संभालो, तुम पहले अपनी जबान संभालो। रोज सुबह तुम्हारी सड़ी शक्ल देखना, दिन तो वैसे ही खराब हो जाता है मेरा। केशव पंडित ने अपनी धोती संभालते हुए कहा, अबे जा पंडित, तेरी सड़ी मिठाइयों से तो अच्छा ही है मेरी सूरत। झूठा इंसान मिठाइयाँ बांसी बनाता है और कहता है शुद्ध घी की मिठाई है, तेरे दही बल्ले का खट्टा। सलीम ने कहा, अब केशव पंडित सब सुन सकता था, लेकिन अपने मिठाइयों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था। उसने गुस्से से कहा, हाँ तू तो जैसे बड़ा ही साफ सुथरा माल रखता है ना, दुष्ट मानव, जानवरों को मार कर उन्हें बेचता है। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे कैसे मिलेगी मियाँ, तुमने पहले से ही वहाँ अपने लिए जगह बुक कर ली है। सलीम ने नहले पर दहला मारा। आधे घंटे तक दोनों का वाह क्यों चलता रहा। उधर सलीम भाई के घर वाले परेशान, इधर पंडित जी के घर वाले दुखी। समझाना दोनों को बेकार था, क्योंकि दोनों किसी की भी नहीं सुनते थे और ये रोज का ड्रामा था इनका। मोहल्ले वालों का मनोरंजन हो जाता और इन दोनों की भड़ास एक दूसरे पर निकल जाती। अभी उनका गाली गलौज चल ही रहा था कि पंडिताइन बाहर निकल कर आई और पंडित जी से कहा, पंडित जी सवेरे सवेरे क्या है ये सब? अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, ऐसी अर्नगल बातें कर रहे हैं, वो भी मोहल्ले वालों के सामने, शर्म नहीं आती? पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी चुप हो गए तो पंडिताइन पलटे सलीम भाई की तरफ और कहा, का सलीम भाई, कम से कम आप तो? पंडित जी ने पंडिताइन ने बस इतना ही कहा था कि सलीम भाई अपने घर के भीतर हो लिए। मोहल्ले के लोग अभी भी बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि पंडिताइन ने उन्हें भी झटकते हुए कहा, और तुम सब का टुकर टुकर देख रहे हो? चलो जाओ अपने घर, सुबह सुबह यहाँ जलसा लगा रखा है क्या? अब सभी अपने घर में चले गए। पंडिताइन भी बड़बड़ाते हुए वापस अंदर आ गए। अंदर आई तो आंगन में केशव का छोटा भाई सरस, उनकी पत्नी जया, बिट्टू, अदिति सब आंगन में ही खड़े थे। पंडित जी ने बाल्टी से पानी लेकर हाथ धोए और सबके बीच से जैसे ही जाने लगे तो पंडिताइन ने कहा, हम पूछते रहे कि ये दुश्मनी कब तक चली है? अरे जब हम जिंदा रहे ये दुश्मनी खत्म ना होए। उस सलीम को तो हम सबक सिखा ही दे रहे हैं। केशव पंडित पर हंसता है। किसी दिन मिर्जापुर से कट्टा लाए के सारी की सारी गोलियां उनकी छाती में दाग दे। केशव पंडित ने बुनबुनाते हुए कहा, हे भगवान तुम ही जानो का हो इस घर का। कहते हुए पंडिताइन जया और अदिति को लेकर वहां से चली गई। सर्स ने केशव पंडित से कहने के लिए जैसे मुंह खोला, पंडित जी ने कहा, दुकान खोली? तो सर्स ने कहा, नहीं तो जाकर खोलो, हमारे सामने मुंह काहे खोल रहे हो? कहते हुए पंडित जी चले गए। बिट्टू ने देखा तो खी करके हंसने लगा और जैसे ही सर्स ने उसे घूरा, बिट्टू वहां से 9 तो 11 हो गया। और उधर किचन में नाश्ते की तैयारी करते हुए
पंडिताइन बुनबुना रही थी। उनका गुस्सा देखकर जया ने तो कुछ ना बोलना ही ठीक समझा। पंडिताइन ने एक गिलास में दूध डाला और अदिति को आवाज लगाई, अदिति, अदिति बिटिया, जरा यह दूध का गिलास शिवम भैया को देकर आओ। जी बड़ी माँ, कहकर अदिति ने दूध का गिलास लिया और सीढ़ियों की ओर चली गई। ऊपर दूसरे माले की छत पर सोए शिवम को नीचे हुई बहस से कोई मतलब नहीं था। उसे अपनी सुबह सुबह की नींद बहुत प्यारी थी। अदिति ऊपर आई और दूध का गिलास रखते हुए कहा, कहा बड़े भैया, कहा भैया, बड़े पापा की वजह से पूरा मोहल्ला जाग गया और तुम हो गए अभी तक सोए पड़े हो। शिवम उठा और दूध का गिलास उठाकर एक सांस में पिया और गिलास अदिति की ओर बढ़ाकर कहा, पंडित जी चाहे पूरे उन्नाव जिले को उठा दे, हमारी सुबह तो किसी और के दीदार से होती है। कहते हुए शिवम ने सामने सलीम भाई के घर की छत पर खड़ी अरफा को देखते हुए कहा, जो कि कपड़े सुखाने आई थी। अदिति को कुछ समझ में नहीं आया। वह गिलास लेकर नीचे चली आई। शिवम छत पर अपने बिस्तर पर बैठा सामने छत पर कपड़े सुखाती अरफा को देख रहा था। अरफा सलीम भाई की इकलौती बेटी है। पूरे घर में सबसे ज्यादा प्यार अरफा को ही मिलता है। सलीम के घर में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की मंजूरी नहीं थी, लेकिन उसने अरफा को कॉलेज जाने की परमिशन दी। बचपन से शिवम उसे देखता आ रहा है, लेकिन अपने पिताजी और सलीम भाई की दुश्मनी की वजह से अरफा से उसकी बात नहीं हो पाई। अरफा जिस कॉलेज में पढ़ती थी, शिवम भी उसी कॉलेज में था, लेकिन अपने पिताजी और अरफा के अब्बू के डर से कभी उसने अरफा से बात नहीं की। बस दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे। पिछले कई सालों से अरफा इसी वक्त छत पर कपड़े सुखाने आती थी और उसे देखकर शिवम की सुबह होती थी। ये एक मुख मोहब्बत थी जिसका ना इजहार हुआ था और ना ही इकरार। अरफा नीचे नजरें किए कपड़े सुखाती जा रही थी और फिर तार पर डाले गए कपड़ों को साइड करके नजरें उठाकर शिवम को देखा। शिवम हल्का सा मुस्कुरा दिया। अरफा क्या कर रही हो ऊपर? अरफा क्या कर रही हो ऊपर? इतनी देर से कपड़े सुखाने गई हो या इस्त्री करने? नीचे आंगन में बैठी अरफा की खाला यानी कि बुआ रुखसार ने पान चबाते हुए कहा। वही कुछ ही दूर बैठा सलीम सुबह का अखबार पढ़ रहा था। जी आई बुआ, जी आई बुआ, कहते हुए अरफा तेजी से वहां से चली गई। शिवम अभी ठीक से उसे देख भी नहीं पाया था। वह उठा हुई अंगड़ाई लेते हुए नीचे चला आया। केशव पंडित नहाने के बाद तैयार होकर रसोई की तरफ आए और अंदर काम करती हुई अपनी पंडिताइन से कहा कि, कहा पंडिताइन, आज चाय ना पिलाई हो सवेरे से? चाय काहे पियेंगे आप, तो हमारा खून पियेंगे, पंडिताइन ने गुस्से से कहा। अरे काहे बिगड़ती हो पंडिताइन, जब तक तुम्हारे हाथ की चाय ना पिए शुरुआत कहाँ होती है दिन की? अभी गुस्सा थूक दो, केशव पंडित ने उन्हें मनाते हुए कहा। काहे थूक दो? पंडिताइन ने बाहर आकर कहा। लो हमारे मुँह पे थूक दियो। अरे छोड़ो ना, पंडिताइन का सुबह सुबह तुम मुँह फुला ही हो। ये उम्र में अच्छा लगता है ये सब, पंडित ने कहा। ये पकड़ो चाय और जाकर अपनी दुकान खोलो, कहते हुए वे वापस रसोई में चले गए। केशव पंडित चाय ले आए और कुर्सी पर बैठकर पीने लगे। जीने से नीचे उतरते हुए शिवम बचकर निकलने की सोच ही रहा था कि केशव पंडित ने कहा बेटा, सूरज देवता जब तक आंगन में दर्शन ना दे तुम्हारे भी दर्शन नहीं होते। कितनी बार कहे यार बेटा, सुबह जल्दी उठा करो, पूजा करो, दुकान पर बैठो, पर नहीं, आजकल के लड़कों को तो घर के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेचारा शिवम सुबह सुबह उसे लेक्चर सुनने पड़ गए। अब पिताजी को तो जवाब दे नहीं सकता था, इसलिए पंडिताइन को ही आवाज लगा दी। अम्मा नाश्ता बना दियो, कॉलेज जाना है। बेटा 12वीं तो तुमने 3 बार कोशिश करके पास की, कॉलेज में कितने साल लगे हैं? केशव पंडित ने कहा तो शिवम ने उनके सामने आकर कहा, जितने भी साल लगे पिताजी, हम हो दुकान पर बैठकर जलेबी ना दली। हाँ बेटा, तुम काहे करी हो, तुम हो तो राजा महाराजा के घर से हो, केशव पंडित ने कहा। शिवम बिना कुछ बोले वहां से चला गया। तैयार होकर आया और नाश्ता करके अपनी किताब उठाकर वहां से निकल गया। बाहर आकर उसने किताब को बाइक में फंसाया और बैठकर आंखों पर चश्मा लगा लिया। पूरा मोहल्ला उसे शिवम के नाम से कम और पंडित जी के लड़के के नाम से ज्यादा जानता था। शिवम ने बाइक स्टार्ट की ही थी कि बिट्टू पीछे आकर बैठ गया और कहा, अरे भैया कॉलेज जा रहे हो तो हमें भी रास्ते में छोड़ देने का
कंप्यूटर क्लास के लिए फॉर्म भरना है। छोटे पंडित जी मान गए तुम्हारी कंप्यूटर क्लास के लिए। शिवम ने बाइक आगे बढ़ाकर कहा, काहे नहीं मानेंगे, तुम्हारे पिताजी की तरह थोड़े हैं कि कुछ सुने ही ना, बिट्टू ने मुंह बनाकर कहा। शिव ने बाइक रोकी और बिट्टू को उतरने को कहा। क्या बात है, बाइक बंद पड़ गई है क्या, या टंकी खाली है? बिट्टू ने कहा। ऐसा है बेटा, हमारे पिताजी से हम चाहे जितना झीले कोनो दूसरा बोले तो बर्दाश्त नहीं है, पैदल आ जाना, कहकर शिवम बाइक लेकर चला गया और बेचारा बिट्टू पैदल ही चल पड़ा। शिवम कॉलेज पहुंचा। क्लास में आते ही नजर फर्स्ट बेंच पर बैठी अर्पा पर चली गई। काले बुरके में ढकी अर्पा की बस आंखें नजर आ रही थी। शिवम की नजरें उससे मिली और वह 3 लाइन छोड़कर पीछे बैठ गया। टीचर्स आए और पढ़ा कर चले गए। पीछे बैठे शिवम ने आज अर्पा से अपने दिल की बात कहने का मन बना लिया था। उसने एक कागज पर कुछ लिखा और अर्पा तक पहुंचा दिया। अर्पा ने कागज खोलकर देखा, उसमें लिखा था, आज कॉलेज के बाद हमसे लालू कचौरी वाले की दुकान पर मिलो। अर्पा ने पलट कर देखा तो पाया कि शिवम उसे ही देख रहा था। अर्पा ने कागज को मोड़कर अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। अर्पा के साथ उसकी खाला की बेटी सपना भी कॉलेज आती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों आकर रिक्शा में बैठी। अर्पा ने रिक्शा वालों को लालू कचौरी वाले की गली चलने को कहा। अरे वहाँ क्यों जाना है, घर तो उस तरफ है, सपनम ने टोका तो अर्पा ने कहा, तू चुप करके बैठ, आप चलिए भैया। रिक्शा वाले ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। रिक्शा दुकान से कुछ पहले रुका। अर्पा और सपनम नीचे उतरी। दुकान के पास से शिवम अपनी बाइक पर बैठा अर्पा का इंतजार कर रहा था। अर्पा को देखते ही बाइक से उतरकर आंखों से चश्मा उतारकर शर्ट में टांग लिया। अर्पा और सपनम उनके सामने आई। शिवम को वहां देखकर सपनम ने कहा, ये यहाँ क्यों आया है? किसी ने हम दोनों को इसके साथ देख लिया और मामू जान को बता दिया तो हमारी खैर नहीं। चुप करो, हमने बुर्का पहना है, कोई हमें नहीं पहचानेगा, अर्पा ने कहा। अब शिवम उनके पास आया और अर्पा से कहा, कचौड़ी खानी है? आपने हमें कचौरियाँ खाने के लिए बुलाया है? अर्पा ने सवाल किया। शिवम मुस्कुरा उठा और कहा, नहीं, हमारे मतलब कचौरियाँ खाते खाते बात कर लेंगे। अर्पा ने कुछ नहीं कहा तो शिवम ने 3 स्पेशल प्लेट लगाने को कहा और दोनों के साथ साइड में आकर खड़ा हो गया। शिवम बोलना तो बहुत चाहता था लेकिन शुरू कहाँ से करे, उसे उलझन में देखकर अर्पा ने कहा, तो क्यों बुलाया हमें यहाँ? हम कहना चाहते थे कि मतलब हम वो तुम्हें पसंद करते हैं, मतलब इतना कि आज तक तुम्हारे अलावा मोहल्ले की किसी लड़की को नहीं देखे। बहुत बार बात करने की कोशिश किए पर हिम्मत नहीं कर पाए। तुम तो जानती हो हमारे घर की दुश्मनी, लेकिन क्या करे, दिल दुश्मनी थोड़ी समझता है। वो तो जिस पे आना होता है आ जाता है। हर सुबह हम तुम्हारे छत पर आने का इंतजार करते हैं ना जाने कितने सालों से, बस वो एक झलक काफी है तुम्हें हमारे लिए। आज हिम्मत करके तुमसे ये सब कह रहे हैं। शिवम ने कहा तो अर्पा खामोश रही तो उसे टेंशन होने लगी। तो उसने कहा, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम अपना फैसला कभी भी बता सकती हो। अगर तुमने ना भी कहा तो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, बल्कि एक अच्छे प्रेमी की तरह दूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है हम रोज छत पर सिर्फ कपड़े सुखाने आते हैं? अर्पा ने उलझन भरी बात कही। मतलब? शिवम ने कहा, मतलब ये है कि कपड़ों की आड़ में आपको देखने आते हैं। अब्बू और आपके पिताजी की दुश्मनी की वजह से आपसे बात तो नहीं कर सकती थी, लेकिन इसलिए आपको एक नजर देखने के लिए चले आते हैं। कपड़े सुखाने के बहाने बचपन से आपको देखते आ रहे हैं और आपके अलावा किसी और को देखने की इंशाल्लाह कभी जरूरत नहीं पड़ी, अर्पा ने कहा। शिवम का दिल खुशी से नाचने लगा। अर्पा ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन अपनी ओर से शिवम को हरी झंडी दिखा दी। अब शिवम अर्पा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था और अर्पा ने भी कह दिया था कि वह भी उसे पसंद करती है। शिवम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। दुकान पर काम करने वाला लड़का 3 प्लेट कचौड़ियां देकर चला गया। अब तक शिवम ने अर्पा से दूर से ही देखा था, कभी नजदीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। अर्पा ने जैसे अपना नकाब ऊपर किया, शिवम तो बस उसे देखता रह गया। शिवम को अपनी ओर देखता पाकर अर्पा ने आंखों से इशारा किया। शिवम ने मुस्कुराकर
गर्दन ना में हिला दी और उधर शबनम उन दोनों को साथ देकर मन ही मन घबरा रही थी और बार बार अरफा से चलने की इशारा कर रही थी। जल्दी जल्दी खाकर अरफा ने शिवम से कहा, अच्छा तो हम चलते हैं, दोबारा कब मिलेंगे? हमको ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। शिवम ने कहा, अपना फोन दो। अरफा ने कहा तो शिवम ने अपना फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। अरफा ने अपना नंबर शिवम को फोन में सेव करते हुए कहा, इसमें हमारा नंबर है, अब जब चाहे फोन कर सकते हैं। शिवम ने खुश होकर कहा। शिवम ने खुश होकर फोन जेब में रख लिया। सामने से आते रिक्शा को रोका और अरफा को बैठने का इशारा करते हुए कहा, वैसे चाहते तो थे कि हमारे साथ बाइक पर चलो, पर कोई नहीं, फिर कभी। अरफा शबनम को लेकर रिक्शे में जाकर बैठी और चली गई। शिवम आज बहुत खुश था। खुशी खुशी बाइक उठाकर वह भी घर के लिए निकल गया। कुछ देर की खामोशी के बाद शबनम ने कहा, बाजी ये आपने क्या किया? मामू जान को पता चला आप पंडित जी के लड़के से मिली तो हम दोनों की खाल खिंचवा देंगे। जानती हो ना आप उन्हें? उन्हें कौन बताएगा? तुमने अगर बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरफा ने शबनम को आंखें दिखाते हुए कहा, मैं तो नहीं कहूंगी, लेकिन कभी ना कभी तो पता चल ही जाना है। और तो और पंडित जी का लड़का है, वो जिससे मामू जान का 36 का आंकड़ा है, जानती हो ना? शबनम ने अरफा को सलीम और केशव की दुश्मनी याद दिलाते हुए कहा, जानते हैं लेकिन दिल, जानते हैं लेकिन दिल ये सब बातें नहीं मानता। हम बचपन से शिवम को पसंद करते हैं। आज उसने खुद सामने से इजहार किया तो हम कैसे मना कर देते? अब तो तय है सबो, हमारा निकाह अगर किसी से होगा तो वो शिवम से, वरना किसी से भी नहीं। अरफा ने कहा, बेचारी शबनम, उसे तो सोचकर ही डर लग रहा था। अब दोनों घर पहुंचे और सबको सलाम कर अपने कमरे में चली गई। शबनम अरफा के साथ ही रहती थी। रात के खाने के बाद अरफा सबसे छुपते छुपाते छत पर चली गई और पंडित जी के घर की ओर नजरें दौड़ा दी। शिवम नीचे आंगन में था। अरफा को देखते ही वह दौड़कर ऊपर चला आया और उसका नंबर डायल किया। अरफा ने तुरंत फोन उठा लिया तो शिवम ने कहा, अरे वाह, लगता है हमारे फोन का इंतजार कर रही थी। ऐसा भी कुछ नहीं है, बस चेक कर रहे थे कि नंबर सही है या नहीं, शबनम ने कहा। तो उनके बाद बात शुरू हो गई। दोनों में कभी ना खत्म होने वाली बातें। अरफा और शिवम के प्यार की खुशबू भला कब तक बंद रहती। दोनों अब घर वालों से छुपकर मिलने जुलने लगे थे। दिन भर मैसेज फोन में बात होती रहती थी। शिवम भी बिट्टू और आदित्य से ना झगड़े करता था और ना ही पंडित जी से बहस, बस दिन भर अपने फोन में ही लगा रहता था। सलीम भाई और केशव पंडित के झगड़ों में कोई सुधार नहीं। इनकी दुश्मनी जितनी गहरी होती जा रही थी, उधर अरफा और शिवम का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। एक शाम शिवम ने जिद करके अरफा को मिलने बुला लिया और अरफा आज पहली बार अकेले ही चली आई। इतना भरोसा तो हो चुका था उसे शिवम पर। कुछ देर दोनों बैठे बातें कर रहे थे और फिर अरफा बड़े प्यार से शिवम के चेहरे को देखने लगी। अरफा को अपनी ओर देखता पाकर उसने कहा, ऐसे काहे देख रही हो हमको? शिवम, आप बहुत अच्छे हो, हमारा बस चले ना तो हम जिंदगी भर आपको यूं ही देखते रहे। अरफा ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर शादी कर लो, रहो हमारे साथ हमारे घर, फिर दिन रात देखती रहना हमें। शिवम ने कहा, शादी? घर में अगर किसी को पता भी चला हम आपसे मिलने आए हैं तो हंगामा हो जाएगा, आप जानते हैं ना, आपके पिताजी और मेरे अब्बू का झगड़ा। अरफा ने कहा, तो इसका मतलब हमारी शादी नहीं होगी? शिवम ने कहा, होगी ना, जरूर होगी, लेकिन पहले घर वालों को मनाना होगा। अरफा ने कहा, मतलब पहले प्यार के लिए पापड़ बेले, अब शादी के लिए कोई ना करेंगे, कुछ ना कुछ अब प्यार किए हैं तो निभाएंगे भी। शिवम ने कहा, अच्छा अब हम जाते हैं। अरफा ने उठते हुए कहा तो शिवम ने अपना गाल उसके आगे कर दिया। तो अरफा ने कहा, शादी से पहले ये सब गाल पे ही तो करना है, कौन सा इंग्लिश वाले करने को बोले हैं? नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, कहते हुए शिवम ने जैसे साइड होना चाहा, अरफा ने उसके गाल पर किस करके कहा, बाय। अब अरफा चली गई। अगले दिन सुबह सुबह सलीम गुस्से से चिल्लाया, अरफा अरफा बाहर आओ। आंगन में सलीम की बीवी, सलीम का साला रुखसार, शबनम, अरफा के दोनों भाई, उनकी बीवी, सभी जमा थे। अरफा डरते हुए आंगन में आई। घर वालों के अलावा दुकान पर काम करने वाला नौकर वहां खड़ा था। अरफा को वहां देखते ही सलीम उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, बगैरत लड़की, शर्म नहीं आई सरेआम एक लड़के को चूमते हुए? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा?
नौकर के और हाथ करते हुए कहा कि इसने देखा है तुम्हें उस पंडित के लड़के के साथ, मोहल्ले में तुम्हें वही एक लड़का मिला था इस करने को। अरे सलीम भाई, मैंने तो पहले ही कहा था लड़की को कॉलेज नहीं भेजो, पर मेरी इस घर में सुनता कौन है। रुखसार ने मुंह बनाकर कहा, आप चुप रहिए, जरूर उस लड़के ने इसे बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया है। अरफा की अम्मी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है मम्मी, शिवम बहुत अच्छा लड़का है। अरफा ने अपने आंसू पोंछकर कहा, अच्छा हो बुरा हो मुझे कोई मतलब नहीं है, इस घर की होकर तू दुश्मन के घर में जाएगी। अपने अब्बू की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें। कान खोलकर सुन लो अरफा, दुनिया में किसी भी लड़के से तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा, लेकिन उस पंडित के लड़के से नहीं। आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, और रुखसार फोन छीन लो इसका। बहुत हुआ लाड़ प्यार, सलीम भाई ने गुस्से से कहा और अपना छुरा निकालकर घर से बाहर जाने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनको रोके। सभी दरवाजे पर चले आए। सलीम गुस्से से लाल केशव पंडित के घर के सामने आया और चिल्लाया, अरे पंडित, अरे केशव पंडित, मुझसे नहीं जीत पाए तो अपने लड़के को आगे कर दिया। बाहर निकल, आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, बाहर निकल। केशव पंडित बाहर आए और कहा, क्या है बे दड़ियल, काहे इतना गला फाड़ रहे हो सुबह सुबह? का भूचाल आ गया है मोहल्ले में? भूचाल तो अब आएगा जब तुझे तेरे लड़के के कारनामे पता चलेगा। मेरी बेटी को बहलाया है। सलीम भाई ने गुस्से से कहा, कौन शिवम? मोहल्ले की और लड़कियां कमर गई है जो तुम्हारी लड़की को पसंद करेगा? पंडित ने चढ़ाते हुए कहा, अगर ऐसा है ना तो जाकर पूछ अपने लड़के से, सारा सच पता चल जाएगा। और उसे बोलना मेरी बेटी से दूर रहे, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े करके मीट की दुकान पर बेच दूंगा, वो भी किलो के भाव में। कहते हुए सलीम गुस्से से वहां से चला गया। सलीम का गुस्सा देखकर पंडित जी अंदर चले आए और शिवम को बुलाया। कुछ देर में शिवम वहां आया तो पंडित जी ने कहा बेटा चल क्या रहा है आजकल? दुश्मन की बेटी से प्यार करने लगे हो? हम प्यार करते हैं उससे, शिवम ने उससे कहा। तो केशव पंडित ने अपने पैरों से चप्पल निकालकर शिवम की ओर फेंकते हुए कहा, अरे काहे खानदान का नाम डुबाने में लगे हो? कैसा कबूत पैदा कर दिया हो पंडिताइन, मुसलमान के लड़के से प्यार किए हैं, वो भी हमारे सबसे बड़े दुश्मन के घर में। हाँ तो मुसलमान है, हाँ तो मुस्लिम है तो क्या हुआ? हाँ तो मुस्लिम है तो क्या हुआ? कोई पाप किए हैं का? शिवम ने कहा तो पंडित जी ने दूसरी चप्पल भी फेंक के मारी और निशाना चूक किया। जहाँ दुश्मनी थी वहाँ उनका ही बेटा रिश्ता बनाने चला है। सोचकर ही पंडित की बीपी हाई होने लगी और वे कुर्सी पर बैठ गए। सर बाहर से आया, उसे कुछ पता नहीं था। वह सीधा पंडित जी के पास चला आया और आकर कहा, दादा दुकान खोल दे, हमारे सपूत ने हमारे लिए नरक के दीवार खोल दी है, तुम दुकान खोल दो। पंडित जी ने कहा। केशव पंडित और सलीम भाई के घर का तनाव माहौल था। अरफा का कॉलेज जाना और घर से बाहर निकलना भी बंद हो चुका था, और उधर शिवम को भी उससे बात ना करने और अरफा से ना मिलने की सख्त हिदायत दी गई। सलीम अपनी दुकान पर बैठा था और केशव पंडित भी अपनी दुकान पर। दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे को घूर रहे थे। सलीम ने केशव पंडित को घूरते हुए अपना गंडासा मांस के लोथड़े पर दे मारा। केशव पंडित का कहाँ पीछे हटने वाला था, उसने भी रसगुल्ले हाथ में उठाया और सलीम को घूरते हुए उसे निचोड़ दिया। दोनों का मुख्य युद्ध शुरू हो चुका था। सलीम भाई का साला जो कि उनके पीछे बैठा दुकान में चिकन साफ कर रहा था, उसने कहा, आप कहे तो इनके लड़के को ठिकाने लगा दो। नहीं फारूक मियाँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरी दुश्मनी केशव पंडित है, उसके घर वालों से नहीं। सलीम ने कहा, तो हाथ पैर तुड़वा देता हूँ। हमारे घर के लड़के से प्यार करने की उसने हिम्मत कैसे की? फारूक ने गुस्से से कहा। सही वक्त आने दो मियाँ, इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। पंडित के लड़के की आंखों के सामने ही अपनी अरफा का निकाह करूंगा। तुम अपनी बिरादरी में उसके लिए कोई लड़का देखो। सलीम ने हाथ धोकर कहा। सामने अपनी दुकान पर बैठे केशव पंडित ने सर से कहा, हिम्मत तो देखो उस लड़की की, हमारे बेटे से प्यार करती है, अपने बाप की दुश्मनी भूल गई है वो लड़की। अरे काहे हम पंडित और वो मांस मछली खाने वाला उस घर की लड़की को हमारे घर कबो नहलाएंगे? इस बार तो शिवम ने हद ही कर दी है। उन नाव में लड़कियों की कोई कमी ना। जो छोड़िए भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए, हम करते हैं इंतजाम। सर्स ने कहा।
4 दिन गुजर गए, लेकिन ना शिवम अरफा से मिल पा रहा था, ना कोई बात कर पा रहा था। सलीम भाई ने उनका फोन छीन लिया था और छत पर जाना भी बंद कर दिया। हर वक्त अरफा घर वालों की नजरों में रहती थी। अरफा की वजह से शबनम अगावी कॉलेज जाना बंद हो चुका था और इसीलिए वह अरफा से नाराज थी। एक रात अरफा शबनम के साथ अपने कमरे में लेटी हुई थी। शबनम कब का सो चुकी थी, लेकिन अरफा को नींद नहीं आ रही थी। उसे शिवम की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बाद उसने दीवार चढ़कर ऊपर आते हुए एक साए को देखा। जैसे ही वह साया खिड़की के पास आया, अरफा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कोई और नहीं शिवम ही था। अरफा उठकर खिड़की के पास आई और फुसफुसाते हुए कहा, आप यहाँ क्या करे हैं? अब्बू ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। हम किसी से नहीं डरते। 4 दिन से तुम्हें देखा तक नहीं। जानती हो कितना परेशान थे। ऊपर से पिताजी हमसे नाराज है। इन दोनों की दुश्मनी में हमारे प्यार की बैंड बजी है। शिवम ने कहा, प्यार करते हो ना हमसे? अरफा ने बेचैनी से पूछा। बिल्कुल करते हैं। तुमको भरोसा नहीं है हम पर? शिवम ने पूछा। हे, चलो भाग चलते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं इन सब से, इनकी दुश्मनी से, इस मोहल्ले में से। अरफा ने शिवम के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, काहे भाग जाएंगे? प्यार किए हैं, कोई पाप नहीं किए हैं। भागना कायरों का काम है और हम कायर नहीं हैं। शिवम ने कहा, तो फिर क्या करेंगे? अब्बू हमारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। वो हमारा निकाह करके हमें यहाँ से बहुत दूर भेज देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रही हूँ शिवम भाग चलते हैं। अरफा ने उदास होकर कहा, अरे तुम चिंता मत करो, इनकी दुश्मनी की वजह से हमारा प्यार खत्म नहीं होगा। हम करते हैं कुछ ऐसे अपने प्यार को किसी और का नहीं होने देंगे। शिवम ने अरफा के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। अरफा को शिवम की आंखों में अपने लिए प्यार और प्रवाह नजर आ रही थी। शिवम जैसे ही वापस जाने लगा तो अरफा ने उसे रोककर कहा, शिवम आई लव यू। शिवम उसके पास आया और अरफा के माथे को चूम लिया और अरफा को कान में कुछ बातें कही और फिर बोला, भरोसा रखो, हम सब सही कर देंगे। शिवम चला गया। अरफा भी खुशी खुशी आकर शबनम के बगल में लेट गई। अब आगे क्या होगा? कल आपको कहानी के पार्ट 1 में बताया था ना कि सलीम का साला अरफा का रिश्ता लेके आने वाला है। लो आ ही गया। सुबह फारूक किसी लड़के के परिवार वालों के साथ घर में आया। लड़के ने अरफा को देखते पसंद कर लिया। अरफा ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाए खड़ी रही। उसका उदास चेहरा सलीम को अच्छा नहीं लग रहा था। लड़के वाले चाय नाश्ते के बाद वहाँ से चले गए और अरफा भी अपने कमरे में चली गई। और कुछ देर बाद सलीम आया और कहा, अरफा मुझे पता है कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी उस पंडित के लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं करा सकता। तुम तो जानती ही हो उसकी और मेरी दुश्मनी के बारे में। तुम क्या चाहती हो? मैं उससे हार जाऊं, उसके सामने घुटने टेक दूं? उसे बदला लेने के लिए ही तो मैंने उसके लड़के से प्यार का नाटक किया है अब्बू। अरफा ने पलट कर कहा, क्या मतलब है? तुम उस लड़के को पसंद नहीं करती? सलीम ने हैरानी से कहा, पसंद और उसे उसकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। वो तो बचपन से है। मैं उस केशव पंडित को अपना मजाक उड़ाते देखती आई हूँ। उसने हमेशा आपको परेशान किया है, आपको दुख पहुँचाया है और इन सब का बदला लेने के लिए मैंने उसके लड़के को अपने प्यार में फंसाया। उससे शादी का नाटक करके उसके घर में जाकर मैं उन सब का जीना हराम कर दूंगी। और देखना, एक दिन वह केशव पंडित आकर आपके पैरों में गिरकर अपने किए की माफी मांगेगा। अरफा ने कहा तो सलीम के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई और उन्होंने अरफा को सीने से लगाकर कहा, ये हुई ना बात, तुमने तो मेरा कलेजा ठंडा कर दिया अरफा। अब बताऊंगा उस केशव पंडित को कि सलीम भाई क्या चीज है। जो ना कर सके हथियार, वो करेगा प्यार। उधर सर सुबह सुबह फोन कान से लगाए परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। शिवम ने देखा तो उनके पास आकर कहा, क्या हुआ चचा, काहे परेशान हो? तुम तो बात ही ना करो बिटवा, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। क्या जरूरत थी उस सलीम भाई की लड़की से इश्क लड़ाने की? सर्स ने शिवम को लताड़ा। अरे चाचा, काहे इतना गर्म हो रहे हो? हम कोई प्यार वार नहीं करते हैं उस लड़की से। वो तो हम हो पिताजी के लिए किए हैं ये सब। शिवम ने कहा, कहा किए हैं पिताजी के लिए? बेटा देखो, अगर मजाक करने के मूड में हो ना तो हम बिल्कुल फ्री नहीं हैं। हमें बुलाने हैं लठेत कानपुर से सलीम भाई के लिए। इस बार दुश्मनी खत्म और सलीम भाई भी खत्म। सर्स ने फिर से नंबर डायल किया तो शिवम ने फोन छीनकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है चचा,
बिना खून खराबे के भी दुश्मनी को हराया जा सकता है। मतलब? चचा ने कहा। तो शिवम ने उन्हें कान में कुछ कहने लगा और चचा बिल्कुल मुस्कुराकर शिवम की बात से खुश होकर सर्स नीचे आ गया और आंगन में बैठे केशव पंडित से कहा, भाई साहब आपकी समस्या का समाधान मिल गया है। अरे जिया सर्स, अब बताता हूँ उस सलीम के बच्चे की। केशव पंडित जी क्या चीज है? पंडित ने खुश होकर कहा। जैसे सर्स ने उन्हें शिवम की बात बताई, केशव पंडित ने कहा, अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम? दिमाग सही है ना तुम्हारा? जिस घर का पानी पीने का धर्म नहीं, वह घर में रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो। हम दुश्मन के घर में मातम की तैयारी में हैं और तुम हो कि शहनाई बजाना चाहते हो। अरे भाई साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। वो लड़की 100 बार हमारे घर आ गई, उसके बाद सलीम को घुटनों पर लाना आसान है। कहा है कि वह अपनी बेटी को तकलीफ में तो नहीं देख पाएगा और उनका सारा घमंड चूर चूर। उसके बाद जीत किसकी? आपकी होगी ना। अरे वाह वाह सर, क्या बात कही है। अगर मुंह में जुबा केसरी ना होता ना तो मिठाई के कसम मुंह चूम लेता तुम्हारा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखता हूँ वो दड़िया कैसे नहीं झुकता मेरे आगे। केशव पंडित ने खुशी से भरकर कहा। सर्स की बात सुनकर केशव पंडित बहुत खुश था। अब परेशानी ये थी कि सलीम भाई और केशव पंडित में रिश्ते की बात कौन करे। ऐसे मामलों में मोहल्ले में एक आदमी था जिनसे सब सलाह लिया करते थे। उनका नाम था सरताज खान। मोहल्ले के सारे मसले इन्हीं के यहाँ सुलझाए जाते थे। बस फिर क्या था, सरताज खान के हुक्म से केशव पंडित और सलीम भाई को बुलाया गया और मीटिंग रखी गई, जिसमें केशव पंडित से पंडित जी खुद, उनका भाई सर्स और पंडित जी के जीजा जी शामिल हुए। वहीं सलीम भाई के यहाँ सलीम भाई, उनका साला फारूक और उनका बेटा उस्मान आया। दोनों परिवार आमने सामने बैठे और उनके बीच में अपनी कुर्सी पर बैठे सरताज खान। उन्होंने सबको नमस्ते की और केशव पंडित से कहा, हाँ भाई पंडित जी, सुना है कि आपका लड़का इनकी लड़की को बहका रहा है। दुश्मनी खत्म करने का फैसला कर लिया है क्या? दुश्मनी तो जीवन भर रहेगी सरताज भाई। इसी की लड़की ने हमारे बेटे को अपने प्यार में झांसे में लिया है। केशव पंडित ने कहा। एक केशवा, जबान खींच लेंगे। मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो सलीम गुस्से से उठ खड़ा हुआ तो केशव पंडित कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी गुस्से से कहा, क्यों? तुम्हारी बेटियों के लिए कुछ कहा तो बुरा लग गया? और हमारा लड़का तो जैसे आसमां से टपका है। हाँ टपका होगा, तभी ऐसी हरकत कर रहा है, फारूक ने कहा। अब ताना तनी होते देखकर सरताज ने कहा, अरे बैठो, सब यहाँ मामला सुलझाने आए हो या खुद उलझने? देखो केशव पंडित और सलीम भाई दोनों बच्चे बालिग हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। कल को दोनों घर से भाग गए तो बदनामी किसकी होगी? तुम दोनों की। इससे अच्छा है कि मामले को शांति से सुलझाएं और विचार विमर्श करें। मैं तो कहता हूँ समझौता कर लीजिए, इनसे दोनों बच्चे भी खुश और आप भी, साथ ही साथ तुम दोनों की दुश्मनी भी खत्म। अरे ये क्या कह रहे हो सरताज खान? इन पंडितों के घर जाएगी हमारी लड़की, घास फूस खाएगी? कभी नहीं, सलीम भाई ने गुस्से से कहा। हाँ तो हम भी मरे नहीं जा रहे तुम लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए। हमारे बेटे को हम ना ब्याहें ऐसे कसाईयों के घर। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी मिठाइयों से तो लाख गुना अंधा धंधा है। साले झूठे शुद्ध मावा बोलकर बांसी मिठाई बेचते हो। सलीम भाई ने कहा, हाँ तो तुम भी तो चिकन मट छी, क्या नाम बोल दिया हमें। अरे तुम लोग जितना मक्कार तो कोई नहीं है, पंडित जी ने कहा। सरताज खान को एक बार फिर उठना पड़ा और उन्होंने कहा, अपनी मिठाई और मटन बाहर जाकर बेचो। जब मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है तो फिर यहाँ क्यों आए हो मेरा वक्त बर्बाद करने? अगर ऐसे ही अपनी दुश्मनी पर अड़े रहे ना तो दोनों को घर की इज्जत हो जाएगी नीलाम, और सलीम भाई की लड़की जाएगी तो घर का लड़का आपका भी जाएगा। पंडित जी आप फैसला कर लीजिए, क्या करना है? केशव पंडित और सलीम भाई, जो कि अब तक जानबूझकर दुश्मनी दिखाने का नाटक कर रहे थे, अब मुंह लटकाए बैठ गए। वे दोनों यही चाहते थे कि कैसे भी करके ये रिश्ता हो जाए और उन्हें आगे जाकर बदला लेने का मौका मिल जाए। कुछ देर की चुप्पी के बाद सरताज खान ने कहा, देखो अपनी दुश्मनी के चलते तुम दोनों अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरी तो यही सलाह है कि बीती बातें भूलकर दोनों रिश्तेदारी का हाथ आगे बढ़ा लो। सरताज खान की बात सुनकर सलीम और केशव ने एक दूसरे की ओर देखा।
बाहर से दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और मन ही मन दोनों के लड्डू फूट रहे थे। सरताज के कहने पर दोनों उठे और एक दूसरे को बेमन से गले लगा लिया। सलीम भाई के गले लगे हुए केशव ने कहा, अब आएगा दुश्मनी में मजा। हमारे बेटे से एक बार तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद बताते हैं हम क्या चीज है। उधर सलीम भाई मन ही मन कह रहा था, अब आए हो बेटा हमारे शिकंजे में, खून के आंसू ना रुलाए ना तुमको पंडित, तो फिर कहना अपनी हर बेइज्जती का बदला लेंगे तुमसे। बाकी सब बस हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे और सरताज खान मुस्कुरा रहा था। कुछ देर के बाद दोनों अपने अपने लोगों के साथ घर चले आए। सलीम भाई जैसे घर आए, उनका बड़ा लड़का उन पर बरस पड़ा और कहा, ये क्या करके आए हो आप? छोटी की शादी, वो भी उस पंडित के लड़के से। अगर ऐसा हुआ ना तो सबको काट देंगे और खून की नदियां बहा देंगे हम। इतना गरम मत हो उस्मान, बाप है तेरे, तुझसे ज्यादा जुम्मे देखे हैं। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से पंडित के घर दे देंगे अपनी लड़की? अरे देखते जाओ, उस पंडित और उसके लड़के को अपने पैरों पर नहीं गिराया ना तो मेरा नाम भी सलीम भाई नहीं है, समझे? सलीम ने कहा, हाँ लेकिन रिश्ता करने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही सब हो जाता ना। फारूक ने गुस्से से कहा, सब्र रखो फारूक, बेटी का मामला नहीं होता ना तो काट के फेंक देता सबको, लेकिन बात मोहल्ले में भी फैल चुकी है। दुश्मन को मारने से पहले ना उसे कुचलना जरूरी होता है, सलीम ने कहा और फिर वहां से चला गया। दूसरी ओर पंडित जी घर आए तो उनके जीजा जी उन पर बरस पड़े। हम पूछते हैं क्या जरूरत थी उन लोगों से रिश्ता जोड़ने की? जानते हो ना किस खानदान से है वो लोग? दुश्मनी से मन नहीं भरा जो पंडितों के घर में छुरियां चलवाना चाहते हो? अगर उस घर में शादी हुई तो हम और आपकी बहन नहीं आएंगे, समझ गए आप? पंडित ने कुछ नहीं कहा तो जीजा जी गुस्सा होकर चले गए। पंडिताई ने रोकना चाहा तो पंडित जी ने कहा, अरे जाने दो पंडिताइन, वैसे भी इन मोसा फूफा के रूठे बिना कोई शादी कहाँ संपन्न होती है। केशव पंडित और सलीम भाई के घर रिश्ते की बात सुनकर पूरा मोहल्ला हैरान था। जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज हो रहा था। केशव पंडित के रिश्तेदार इस रिश्ते से नाराज थे, वहीं सलीम भाई के घर की माहौल भी तनतनासा था। केशव पंडित और सलीम भाई दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उधर शिवम और अरपा भी खुश थे। 2 दिन के बाद पंडित जी के कहने पर घर वाले शिवम की शादी का सुगुन लेकर सलीम के घर आ गए। सलीम भाई के उनके लिए अच्छा इंतजाम कर रखा था, लेकिन केशव पंडित के मन में तो शंका थी ही। वही सलीम भाई को भी उन पर कुछ गहरा विश्वास नहीं था। उन्होंने भी अपने अपने कुर्ते के नीचे छुरे हथियार छुपा रखे थे। शगुन टेबल पर रखने के बाद केशव पंडित ने अपने पीछे से छुरा निकाला। ये देखते सलीम भाई के घर में खड़े सभी लोगों ने अपने अपने छुरे चाकू निकाल लिए। शिवम और उनके घर वाले घबरा गए, जबकि खुद सलीम ने अपना छुरा केशव पंडित के आगे कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? हमारे पिताजी यहाँ शगुन लेकर आए हैं और आप लोगों ने? शिवम ने सलीम भाई के हाथ को नीचे करते हुए कहा, अपने बाप से पूछो ये रिश्ता करने आया है या दुश्मनी निभाने? चाकू निकाल कर हमें डराया है। सलीम भाई ने कहा, ये इतना बड़ा सर दिया भगवान ने, ये माँ थोड़ा सा दिमाग नहीं दिया। अरे हम लोग रिश्ता जोड़ने आए हैं, लेकिन लगता है तुम्हारी नियत कोनो खोटी है। यह चाकू से थोड़े मरोगे तुम। केशव पंडित ने चाकू थाल के पास रखकर कहा। सलीम ने अपने आदमियों से इशारा किया तो सबने अपने अपने हथियार वापस रख दिए और हंसते हुए कहा, अरे तो हम भी मजाक कर रहे थे। पंडित देख रहे थे कितने बहादुर हो तुम। आओ चलो रस्में निभाते हैं। केशव पंडित अपने परिवार के साथ घर के अंदर चला आया। पंडिताइन और सर्स की पत्नी ने मिलकर अरपा को सुगुन दिया, कुछ रस्में की। शिवम वहीं बैठा सब देख रहा था। बिट्टू और अदिति भी वहीं पास ही बैठे थे। तो बिट्टू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई साहब कैसे किया ये सब? कल को तो बड़े पापा दुश्मन थे इनके और आज इतना प्यार दोनों में, और का लड़की मिली है तुमको। चुप है, भाभी है तुम्हारी। और बेटा मोहब्बत सच्ची होना तो मिल जाती है। शिवम ने भी फुसफुसाते हुए कहा, सही है भैया, मोहल्ले में ही सेटिंग हो गई आपकी। भाभी की कोई छोटी बहन देख के हमारा जुगाड़ भी करा दो। बिट्टू ने शिवम के गले पड़ते हुए कहा, पहले मेरी हो जाने दो, बीच में काहे फुदक रहे हो और चुप करके बैठो। शिवम ने कहा। सभी रस्मों के बाद दावत की बारी आई तो पंडित जी कह उठे, हम इस घर का पानी नहीं पिए हैं। अगर ऐसा है तो फिर रिश्ता कैंसिल।
फारूक ने कहा। शिवम ने सुना तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी खा लीजिए दावत, जब रिश्तेदार बन ही गए हैं तो जे खाना पीना तो चलता रहेगा। अब बेटा प्यार में आंखें चुंधिया गई है तुम्हारी। अरे हम ठहरे ब्राह्मण, ये मुसलमान का घर, कितने ही जीवों की हत्या होती है इनके हाथों से, ऐसे कैसे खा ले दावत इनके यहाँ, पंडित जी ने कहा। सलीम ने सुना तो उसने कहा, हाँ जानते हैं तुम पंडित हो, इसलिए तुम्हारी जाति का रसोइया बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी खाना बनवाया हम लोगों में, किसी के हाथ भी ना लगे हैं उसमें, लेकिन तुमको तो आदत है हर बात में खुद को बढ़ चढ़ कर दिखाने की। सलीम की बात सुनकर पंडिताई ने पंडित जी से कहा, जब इतना कह रहे हैं तो खा लीजिए, वैसे भी रिश्ता जोड़े हैं, इतना मान रखना तो बनता ही है। पंडित जी भला पंडिताइन की बात कैसे टालते, उन्होंने हामी भरते हुए कहा, ठीक है लेकिन हमारी एक शर्त है, 2 दिन के बाद तुम सबको भी हमारे घर दावत पर आना होगा, वहीं शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले यहाँ तो दावत का मजा लीजिए, सलीम भाई ने कहा। पंडित जी अपने परिवार के साथ खाना खाने लगे। सलीम भाई के यहाँ से खाना खाकर अपने घर चले आए। केशव पंडित तो मन ही मन बहुत खुश था, सलीम से बदला लेने का उसे मौका जो मिलने वाला था। उधर सलीम भी खुश था कि जल्दी ही उसे केशव से बदला लेने का मौका मिलेगा। 2 दिन के बाद सलीम अपने परिवार के साथ केशव के घर आया। केशव ने भी खूब स्वागत सत्कार किया। चलते चलते शिवम भाई की नजर पंडिताइन से जा मिली और एकटक से उनका मिजाज बदल गया। उन्होंने बड़ी ही शराफत से कहा, आदाब, नमस्ते, पंडिताई ने कहा और फिर वहां से दूसरी ओर चली गई। एक पंडिताई थी जिनके सामने सलीम भाई चुप हो जाते थे। अरब और बाकी लोग बरामदे में शिवम के घर वाले के साथ थे और केशव पंडित कुछ लोगों के साथ बैठे थे। वही सलीम और उनका साला फारूक बैठा हुआ था। बातों ही बातों में एक आदमी केशव पंडित पर भड़क उठा। केशव पंडित भी उसे सुनाने लगा। बातों ही बातों में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई तो आदमी ने केशव पंडित की कॉलर पकड़ ली। सलीम ने देखा तो उठकर उस आदमी को एक गुस्सा मारकर कहा, अकेला समझा है का, हाथ कैसे लगाया, समझी है मेरा। केशव पंडित ने सुना तो सलीम का मुंह ताकने लगा। सलीम ने उन्हें डांट कर भगा दिया। हालांकि वे सब थे पंडित जी के रिश्तेदार, लेकिन पंडित जी सलीम को नहीं रोका, बल्कि वे पहली बार हैरान थे कि हमेशा उनका मजाक उड़ाने वाला सलीम आज उनके साथ खड़ा है। केशव पंडित ने खुश होकर सलीम की ओर देखा तो सलीम ने कहा, क्या पंडित ऐसे क्यों देख रहा है, तेरे लिए नहीं, लताड़ा इनको, तेरे घर में ऐसे रिश्तेदार होंगे तो मैं नहीं भेजूंगा अपनी बेटी को, इसलिए लताड़ा खाने का कोई इंतजाम है या ऐसे ही बेचने का इरादा है। अरे पूरा इंतजाम है, तुम जाओ तो सही, कहकर केशव पंडित उसे साथ लेकर बैठक में चला आया जहाँ सबके खाने का इंतजाम था। सलीम आसारी था लेकिन खाना पंडित ने बनाया था इसलिए खा लिया। खाना खाने के बाद सभी वहीं बैठकर शादी के बारे में और लेन देन की बातें करने लगे। बातें करते हुए केशव पंडित ने मन ही मन सोचा, ऐसा हिसाब चुकता करूंगा दड़ियल की जिंदगी निकल जाएगी। तेरी सोचते सोचते उधर सलीम भाई उन्हें देखकर सोच रहा था, देखता जा पंडित, ऐसा झटका दूंगा ना तुझे कि मिठाई की दुकान पर बैठना भूल जाएगा। पंडित जी ने अरफा और शिवम की शादी के लिए 1 हफ्ते बाद का शादी का मुहूर्त शुभ बताया। मौलवी साहब ने भी उसके अगले दिन निकाह पढ़वाने की बात कही। दोनों परिवार मान गए और एक बार फिर सबके सामने सलीम भाई और केशव पंडित को गले मिलने का नाटक करना पड़ा। अब अरफा और शिवम की शादी तय हो चुकी थी। घर वालों को छोड़कर मोहल्ले वाले सख्ते में थे और रिश्तेदार नाराज। अरफा की बुआ तो नाराज होकर घर में मुँह फुलाए बैठी थी क्योंकि अरफा की शादी वह अपने जेठ के लड़के से करवाना चाहती थी ताकि उसके बदले में उसे भी अपने घर जाने का मौका मिल जाए। लेकिन सलीम ने तो उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। उधर केशव पंडित के जीजा जी नाराज थे। पंडिताइन की कितनी ही मिन्नतें करने के बाद वे इस शादी में आने को तैयार हुए थे। शिवम के मामा भी इस बेमेल रिश्ते से नाराज थे, लेकिन पंडित जी के आगे उनकी एक ना चली। दोनों घरों में शादी की तैयारियां हो गई। अरफा और शिवम को शादी से पहले मिलने से साफ मनाही थे, इसलिए दोनों छत से ही एक दूसरे का दीदार कर लिया करते थे। बिट्टू खुश था क्योंकि शिवम की शादी के बाद उसी का नंबर था शादी का, लेकिन पंडित जी दिन भर उसे शादी की तैयारियों के कामों में पेलते रहते थे। अदिति खुश थी क्योंकि उसे नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे शादी में। पंडित जी भी दिल खोलकर खर्चा कर रहे थे, खुद को सलीम से एक कदम पीछे रखना नहीं चाहते थे। उधर सलीम भाई भी तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने मोहल्ले में सबको न्योता भिजवा दिया।
सेम न्योता पंडित जी की तरफ से गया और मोहल्ले वाले परेशान कि किसके यहाँ जाए और किसके यहाँ नहीं। मोहल्ले के मैदान में ही शादी के सभी इंतजाम किए गए। पंडित के घर रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। उनमें से कुछ रिश्तेदारों ने इस रिश्ते को मौन स्वीकृति दे दी, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अब भी चाहते थे कि ये शादी ना हो। कुछ ने पंडित जी के कान भरने शुरू कर दिए और नई नई शर्तें रखने की राय दी। पंडित जी इनकार भी करते तो रिश्तेदारों ने ये कहकर उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कि अरे पंडित जी, लड़के वाले हो आप, ये मांग तो होनी ही चाहिए। बहकावे ऐसे ही रिश्तेदारों के बहकावे में आकर केशव पंडित ने फरमान भिजवाया कि शादी से पहले लड़की वालों को एक अच्छी खासी दावत का इंतजाम करना होगा, जिसमें पंडित जी की ओर से मोहल्ले वाले और रिश्तेदार शामिल होंगे। सलीम भाई के घर जब ये बात पहुंची तो उनका साला फारूक भड़क गया और कहा, ये क्या बात हुई भला? पंडित जी की मर्जी थोड़ी चलेगी। वो लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, हम उनकी हर बात मानेंगे। अरे फारूक, सब्र रखो, वक्त सबका आता है, अपना भी आएगा। तुम आज शाम दावत का इंतजाम करो। सलीम भाई ने कहा। रिश्तेदारों को लगा सलीम पंडित से झगड़ा करने आएगा और ये फिर रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया और सलीम ने सबको शाम की दावत पर आने को कहा। दावत मोहल्ले के उसी मैदान में रखी गई। केशव पंडित के घर वाले और रिश्तेदार सभी शामिल हुए। घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वाले भी शानदार दावत का मजा लेने लगे। केशव पंडित के रिश्तेदार भी कम नहीं थे, जानबूझकर बार बार खाने में कमी निकाल रहे थे जिससे सलीम को बुरा लगे और वह ये रिश्ता तोड़ दे। लेकिन सलीम ने ऐसा कुछ नहीं किया और साथ ही अपने आदमियों को चुप रहने का इशारा किया। सलीम को चुप देखकर केशव पंडित के एक रिश्तेदार ने कहा, ये कैसी पूरियां बनाई है, इतनी सख्त, और ये रायता, ये तो इतना खट्टा है कि दांत के किटकिटाने लगे हैं। सलीम ने जैसे सुना अपने साले फारूक से कहा, अरे फारूक मियाँ, इन भाई साहब को जरा स्पेशल डाइट देना। क्या स्पेशल डाइट? पंडित के रिश्तेदार ने कहा, हाँ हाँ भाई साहब, खाने के साथ साथ पीने का इंतजाम है क्या? आप इनके साथ जाइए। सलीम ने कहा तो आदमी की आंखें चमक उठी। वह अपनी प्लेट रखते हुए कहने लगा, अरे तो पहले बताना चाहिए था। सलीम ने फारूक से इशारा किया तो फारूक से घर के पिछवाड़े में ले गया और उसकी जमकर धुलाई कर दी। बेचारा रिश्तेदार गिरते पड़ते केशव पंडित के सामने पहुंचा और उसे बढ़ चढ़कर कहा, बस फिर क्या था। गुस्से से बौखलाए पंडित ने ऊंची आवाज में सर से कहा, अरे ओ सरसवा, कानपुर से जो लठेत बुलाए हैं, भेजो उन्हें। मुझे तो इस दड़ियल पर पहले से ही शक था कि इसके मन में चोर है। उधर सलीम ने सुना तो गुस्से से कहा, हाँ हाँ, तू तो खुद को जैसे बड़ा दूध का दूल्हा है ना। साले कमीने, इतने इंसान अपने रिश्तेदारों को बुलाकर मेरी इज्जत का कचरा करवाना चाहता है। मुझे मालूम था तूने अपने आदमी बुला रखे हैं, तुझे क्या लगा ऐसे खाली हाथ में बैठूंगा? कहते हुए सलीम ने पलट कर कहा, सब जाओ यहाँ से। सलीम के इतना कहते ही उसके आदमी भी वहाँ से चले गए। मुझे मालूम था तूने अपने आदमी बुला रखे हैं, तो तुझे क्या लगा मैं ऐसे खाली हाथ बैठूंगा? कहते हुए सलीम ने पलट कर कहा, सब आओ यहाँ। सलीम के इतना कहते ही उसके आदमी भी वहाँ चले आए। बस फिर क्या था, दोनों के आदमियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। टेंट उखाड़ दिए गए, एक दूसरे के ऊपर खाना फेंका जाने लगा, कुर्सी टेबल फेंके जाने लगे। आधे घंटे में सब तहस नहस हो गया। मोहल्ले में से किसी ने पुलिस को खबर कर दी। जैसे पुलिस की गाड़ी आई, भीड़ तितर बितर हो गई। सभी आदमी वहां से भाग गए। बस टूटे हुए टेंट के बीच सलीम भाई और केशव पंडित खड़े एक दूसरे को गो रहे थे। पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची। उसमें से एक इंस्पेक्टर उतर कर नीचे आया और उन दोनों के पास आकर कहा, केशव पंडित और सलीम भाई, काहे उत्पात मचाए हो इतनी रात में, और कब खत्म होगा तुम्हारा ये झगड़ा? बैठकर काहे नहीं सुलझा लेते इसे? कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर, कुछ गुंडे घुस आए थे यहाँ, बाकी सब ठीक है, आप जाइए। सलीम ने कहा, हाँ गुंडे ही थे, दाढ़ी वाले गुंडे। केशव पंडित ने सलीम को घूरते हुए कहा। अब पुलिस की गाड़ी वहां से वापस चली गई। सलीम और केशव एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने घर चले गए। शिवम छत पर खड़ा था। वह नीचे आया और टूटे हुए टेंट में रखी कुर्सी पर आकर बैठा। वहां का नजारा देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था। शिवम वहां अपना सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर के बाद किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवम ने सर उठाकर देखा, सामने अर्पा खड़ी थी। शिवम ने उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अर्पा उसके पास बड़ी कुर्सी पर आ बैठी और कहा, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे शिवम, भले हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इनके बीच की नफरत और दुश्मनी को खत्म नहीं कर पाएंगे।
ये लोग कभी नहीं सुधर पाएंगे। सुधर सकते हैं, सुधारना चाहते भी हो तो ये हराम को रिश्तेदार नहीं सुधरने देंगे। हम वो पिताजी से कहे भी थे कि इन्हें ना बुलाएं, लेकिन नहीं सुनी। अब झेलो इन्हें। जब तक इनके बीच की दुश्मनी खत्म नहीं होती, इस शादी करने में वो खुशी ना होगी। अर्पा, हम सोच रहे हैं कि हमारे रिश्ते के बाद इनका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, खत्म होने के बजाय ये और बढ़ता जा रहा है। शिवम ने कहा, इससे तो इनकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। अर्पा ने उदास होकर कहा, होगी, और हम ही खत्म करेंगे। पहले इस झगड़े की जड़ तक पहुंचना होगा। इस झगड़े की शुरुआत ही इसे खत्म कर सकती है। हम अपने प्यार को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकते। अर्पा, अपने प्यार को बचाने के साथ साथ हमें इनकी दुश्मनी भी खत्म करनी है। शिवम ने कहा, शिवम, हम आपके साथ हैं। अर्पा ने कहा। शिवम वहाँ से उठकर चला गया और अर्पा अपने घर की ओर। शिवम पंडित और सलीम भाई के बीच हुए झगड़े के बाद सबको लगने लगा था कि अब ये शादी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केशव और सलीम अभी भी दोनों एक दूसरे से बदला लेने की चाह में थे। अगले दिन से फिर रस्में शुरू हो गई और रिश्तेदारों के कलेजे पर सांप लौटने लगे। सब मिलजुल कर फिर से योजना बनाने लगे। इस बार रुखसार ने सलीम के कान भरने शुरू कर दिए और कहा, भाईजान, एक ही बेटी है आपकी, और वो लड़का शिवम, वो तो कोई काम धंधा भी नहीं करता। ऐसे घर में लड़की क्यों दे रहे हो? अरे कम से कम लड़के के नाम कुछ तो होना चाहिए ना। कल को अगर पंडित ने अपने लड़के को घर से निकाल दिया तो हमारी बेटी कहाँ जाएगी? रुखसार की बात कहीं ना कहीं सलीम के दिमाग में जा लगी। उसने पंडित के घर फरमान भिजवाया और मीटिंग बैठाई। कैसा पंडित, उनका जीजा, सर्स और कुछ रिश्तेदार शामिल हुए। उधर सलीम, फारूक और उनके रिश्तेदार शामिल हुए। 1 घंटे की बहस के बाद तय हुआ कि घर की दुकान शिवू के नाम की जाएगी। सर्स ने एतराज जताया तो पंडित ने कहा, बाजार में पड़ी 2 दुकानें उसके और बिट्टू के नाम हुई। थोड़ी ही आनाकानी के बाद सर्स मान गया। उसी शाम शिवम के घर में हल्दी का फंक्शन रखा गया। सभी मेहमान जमा हुए। खुशी का माहौल था। सलीम के घर से भी कुछ मेहमान आए। सब सही चल रहा था कि तभी शिवम के फूफा जी किसी बात पर बिगड़ गए और कहने लगे, ये कैसी चाय बनी है, इसमें अदरक ही नहीं डाली है। पंडिताइन भाग कर आई और कहा, लाइए हम दूसरी ले आते हैं। नहीं, रहने दो, इंसान कुछ सही नहीं कर रखा है। एक तो मुसलमानों के घर में शादी करने जा रहे हो, उस पर ये चाय भी ढंग की नहीं है। फूफा जी ने कहा, लेकिन चाय का शादी से क्या कनेक्शन है? केशव पंडित ने उनकी ओर आते हुए कहा। सलीम के घर वाले चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे और फिर फारूक ने फुसफुसाते हुए कहा, यह इनके खुद के मसले नहीं निपट रहे। कैसा परिवार है? मेरी मानो तो अभी इसी वक्त शादी को रोक दो। चुप करके बैठो फारूक, उनके घर का मामला है, लड़ने दो। सलीम ने कहा, कैसे कनेक्शन नहीं है? उन लोगों से रिश्ता जोड़कर तुम्हारा रहन सहन भी वैसा ही होता जा रहा है। बिना अदरक की चाय पिला रहे हो मुझे। नहीं पीनी चाय, फूफा जी ने गिलास रखते हुए कहा। अरे जीजा जी, आप भी लाइए, दूसरी चाय बना देते हैं। बच्चों की तरह रूठ रहे हैं, केशव पंडित ने उन्हें मनाते हुए कहा। फूफा जी वहां से चले गए। केशव पंडित परेशान से वहीं खड़े रह गए तो सलीम उनके पास आया और कहा, क्या पंडित, तुम्हारे तो रिश्तेदार भी बड़े विचित्र है। अरे दड़ियल, तुम ना अपना काम करो, हमारा घर के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत ना है। पंडित केशव ने कहा। बस फिर क्या था, दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया। गाली गलौज होने लगा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक दूसरे पंडित जी को पड़े तो 2-4 लाते सलीम को भी पड़ी। एक बार फिर घर में एक नजारा भयानक हो गया था। मोहल्ले वाले देखकर मजे ले रहे थे और दोनों पक्ष के रिश्तेदार आपस में उलझ रहे पड़े। आधे घंटे बाद सलीम ने कहा, अब ये शादी हरगिज नहीं होगी, चलो सब यहाँ से। सलीम अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ से चला गया। फारूक और रुखसार तो बहुत खुश थे शादी टूटने से। उधर पंडित जी के रिश्तेदार आपस में उलझ पड़े। हल्दी लगाए बैठे शिवम का चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद ही उनके दोस्त वहाँ आए और कहा, शिवम, हो गई तेरी हल्दी? शायद हम लोग लेट हो गए। हाँ भाई, उधर देखो जरा, शिवम ने बुझे मन से कहा। दोस्तों ने देखा पंडित जी अपना सर पकड़े बैठे हैं और बाकी रिश्तेदार आपस में बहस कर रहे थे। शिवम उठा और नहाकर ऊपर आया। छत पर आया तो उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले आए और कहा, शिवम भाई, दोनों परिवारों में इतनी ही अनबन है तो शादी कर ही क्यों रहा है यार, तुझे तो और लड़कियां मिल जाएगी। शिवम ने सुना तो दोस्त का हाथ पकड़कर उसे दीवार के पास देकर आया और सामने सलीम के छत के पर खड़ी अर्पा को दिखाकर कहा, उसके लिए करे हैं ये शादी। देख रही हो ना, उस लड़की को उसे बचपन से चाहते हैं और वो भी हमको बचपन से चाहती है।
ऐसे कैसे छोड़ दे उसको अकेला? हाँ तो भाई फिर उसे यहाँ से दूर ले जा और कर ले शादी, दिक्कत क्या है? दूसरे दोस्त ने कहा। तुमको क्या लगता है उसने इससे यह सब कहा नहीं होगा? लेकिन हम नहीं चाहते इसे मुंह छिपा कर भागना। हम सोचे कि हमारी शादी से ही सही, कम से कम इन दो परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, खत्म होने के बजाय ये दुश्मनी और बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि शिवम ने कहा। शिवम, अगर तेरा प्यार सच्चा है ना, तो भाई तो तुम दोनों को एक होने में कोई रोक नहीं सकता। इनकी दुश्मनी खत्म करने का एक ही तरीका है, दोनों में से एक को कुर्बानी देनी होगी। शिवम के दोस्त ने कहा। भाई लेकिन कुर्बानी देगा कौन? वो सलीम भाई अपने आप में गुंडा है, और इनके पिता की तो पूछो ही मत। जब भी कुछ कहो तो कट्टा निकालने की बात करते हैं, और कुर्बानी देने की बात उन दोनों से जाकर करेगा कौन? तो शिवम के दूसरे दोस्त ने कहा, हम करेंगे। हमारा प्यार बचाने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा, शिवम ने कहा, और फिर अपने दोस्त से कुछ इंतजाम करने को कहा। शिवम के दोस्तों ने रात में शिवम के कहे अनुसार इंतजाम कर दिया। शिवम के घर के पीछे वाले घर की ऊपरी छत पर टेबल, उसके पास 3 कुर्सियां रखी थी। टेबल पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था, साथ में कुछ गिलास और पीने के लिए रम भी था। शिव वहां आकर बैठ गया। उनके दोनों दोस्त भी बैठ गए। कुछ देर बाद सलीम वहां आया और शिवम से कहा, अब ये क्या नया नाटक है? शिवम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोतल से गिलास में रम निकालने पीने लगा। सलीम भाई हैरानी से शिवम को देखा तो शिवम के दोस्त ने सलीम से कहा, देखिए ना भाई सलीम, आपने रिश्ता तोड़ दिया तो इसके गम में ये यहाँ बैठकर शराब पी रहा है। सलीम शिवम के सामने आकर बैठा और कहा, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो बुरा मत माना, लेकिन शराब पीना हराम है, और रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी बाप की वजह से तोड़ा है। अरे हम तो यही चाहते हैं कि आखिर आप दोनों के बीच झगड़ा है किस बात का? काहे इतने सालों से इतना बवाल कर रहे हो? शिवम ने लड़खड़ाती जबान से कहा, अब तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारा बाप बड़ा हरामी इंसान है। दुश्मन होने से पहले हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, स्कूल में साथ साथ जिगरी यार थे, सलीम ने कहा। फिर शिवम का एक दोस्त बीच में बोल पड़ा। सलीम भाई ने उसकी ओर देखा और आगे कहने लगे, 12वीं में थे हम दोनों, तब हमारी क्लास में एक लड़की आई। पहली नजर में वो लड़की मुझे भागी, लेकिन तुम्हारे बाप ने उसे भी हमसे छीन लिया। पंडित जी का स्कूल के चक्कर था। शिवम के उसी दोस्त ने फिर पूछा। हाँ, सलीम भाई से कहा, लेकिन किससे इस बार है? शिवम ने पूछा। सलीम भाई ने गहरी सांस ली और कहा, सरोजा से। शिवम ने जैसे ही सलीम के मुंह से सरोजा का नाम सुना, हक्का बक्का रह गया। तभी उसके पास खड़े उसके दोस्त ने कहा, अब ये सरोजा कौन है? शिवम ने उसको एक झापड़ मारा और कहा, साले अम्मा है हमारी। अब शिवम सलीम की ओर पलट कर कहा, और आपका अनसन बके जा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, जबान खींच लेंगे आपकी। क्यों जबान खींच लोगे? उनको हम पसंद करते थे, दिन रात उनके गली मोहल्ले में चक्कर काटते थे, ईद पर सवैयां, दिवाली पर मिठाइयाँ सब खिलाया है उन्होंने हमको। लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो तुम्हारे पिताजी से कर ली, और वो साला पंडित, उसने भी मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। मुझे नहीं बताया कि वो उसी लड़की से शादी करे जिसको हम पसंद करते हैं। बस ये दुश्मनी तब से ही है, बाकी और कुछ जानना हो तो जाकर अपने पिताजी से पूछो। कहते हुए सलीम भाई उठे और वहां से चले गए। उनके जाते शिवम के दोस्त हंसते हंसते नीचे गिरकर कहने लगे, अरे कमाल है, तुम्हारे पिताजी तो पूरे रंगबाज निकले। सालो दान तो ना निपोरो, हमें क्या मालूम था कि ऐसी भी कोई घटना हुई है? शिवम ने कहा, देखो शिवम, बेचारे सलीम भाई का दिल तो टूटा है। उनकी खुद की पसंद को तुम्हारे पिताजी ले आए, और अब तुम उनकी बेटी को लाने की सोच रहे हो, तो इसमें रिस्क है। शिवम के दोस्त ने कहा, साला हमारी किस्मत ही खराब है। बचपन से एक ही सपना देखे थे कि हमारी शादी अरफा से हो, पर साला उसे भी इतनी मुश्किल है। शिवम ने उदास होकर कहा, अरे चिंता मत करो, पंडित करते कुछ जुगाड़। कहते हुए उनके दोस्तों ने उसे गले लगा लिया। अगली सुबह सलीम भाई अपने घर में दांतुन कर रहे थे कि दरवाजे पर पंडिताइन को देखकर तुरंत दांतुन फेंक दिया और कहा, अरे आप इतनी सुबह सुबह? सलीम भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी है, पंडिताइन ने कहा। हाँ कहिए ना, सलीम भाई ने माथे पर आए पसीने की बूंदे पहुंचते हुए कहा। क्यों, इतने सालों में पहली बार वह उसके सामने उनसे बात करने के लिए खड़ी थी। सलीम ने उन्हें अंदर चलकर बैठने को कहा और कुछ देर बाद कहा, हाँ कहिए। सलीम भाई, आपको याद होगा 12वीं के पत्र आपने और हमने साथ ही दिए थे। आपने पढ़ने में हमारी बहुत मदद करी थी, और उसके बदले में हम आपको ईद पर सवैयां और दिवाली पर मिठाई खिलाए थे।
परीक्षा के बाद पंडित जी का रिश्ता हमारे लिए आया और हमारे पिताजी ने हाँ कर दी। उस वक्त लड़का लड़की को मिलने की अनुमति नहीं थी। जैसा घर वाले तय करते सब हो जाता। आपको ऐसा काहे लगता है कि पंडित जी आपके साथ धोखा किया है? आपने कबो हमसे नहीं कहा कि आप हमें पसंद करते हैं, और अगर कहे भी होते तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हम हमेशा से आपको सलीम भाई कहते आए हैं। हमारे यहाँ भाई शब्द का बहुत मान रखा जाता है, बस इसलिए हमने हमेशा आपको उसी नजर से देखा। शादी के बाद हमें पता चला कि पंडित जी आपका दोस्त है, और कल रात आपके बीच की दुश्मनी का पता चला। आप दोनों दोस्त हमारी वजह दुश्मन बने सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है, कहकर पंडिताइन चुप हो गई। अब सलीम ने सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अतीत में उसके साथ जो हुआ उसमें ना तो केशव पंडित की गलती थी और ना ही सरोजा यानी कि पंडिताइन की। सलीम भाई ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ कर दो पंडिताइन, बहुत गलत समझ बैठे थे, हम अंधे हो गए थे दिखावे के प्यार में और ये सब हरकत कर बैठे। खामखाई हमने केशव को इतने सालों में गलत समझा, उससे नफरत की और आज तक ना जाने क्या क्या कहा है उसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पंडिताइन। गेट पर खड़े केशव ने सुना तो अंदर आया और कहा, शर्मिंदा तो है मैं सलीम भाई, अपने झूठे शान शौकत के चलते तुम्हारा कितना दिल दुखाए हैं। हमारी दोस्ती की पूरा उन्नाव मिसाल देता था, लेकिन हम दोनों ने उसे दुश्मनी में बदल लिया। यूं भी एक लड़की के लिए हमें माफ कर दो यार, हम दिल से तुमसे माफी मांगते हैं। अरे माफी तो मैं मांगता हूँ तुमसे पंडित, आज तक कितना अपमान किया है मैंने तुम्हारा। आज पंडिताइन की बात सुनकर एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। सलीम ने आंखों में आंसू ला भर कर कहा, अरे भाई तो आ गले लग और बुला दे सारे गिले शिकवे। केशव पंडित ने कहा और दोनों दोस्त गले लग गए। पंडिताइन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सलीम की बेगम ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो पंडिताइन मुस्कुरा दी। केशव पंडित और सलीम भाई के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई। बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। सलीम भाई ने खुशी खुशी अरफा और शिवम के रिश्ते को स्वीकृति दे दिया और तय तारीख पर ही शादी के लिए मान गए। अरफा और शिवम दोनों बहुत खुश थे, उनका प्यार बच गया और उनके घर वालों के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो चुकी थी। शादी की तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो गई और इस बार मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते हैं। जिन मुंह से एक दूसरे के लिए गालियां निकलती थी, आज उसी मुंह से एक दूसरे के लिए तारीफ निकल रही थी। रिश्तेदार भी परेशान थे, लेकिन क्या कर सकते थे बेचारे। जब सलीम और केशव में दुश्मनी थी तब हर कोई उनके कान भर देता, लेकिन अब दोस्ती हो चुकी थी। शादी वाले दिन सभी सज धज कर मंडप में मौजूद थे। पंडित जी ने सलीम भाई को भी उनकी शादी की शेरवानी पहना दी और खुद विस्फेद धोती कुर्ता पहनकर उनके साथ खड़े थे। शादी के मंडप में शिवम और अरफा मौजूद थे। सब खुश थे और सही चल रहा था कि तभी पंडित जी की साइड में किसी रिश्तेदार ने कहा कि ये कैसा पनीर बनाया है, इतना सख्त और पूरियां तो बिल्कुल कच्ची है। सलीम भाई ने उनकी ओर जाना चाहा तो पंडित जी ने उन्हें रोका और खुद अपने रिश्तेदार के पास आए और कहा, भाई साहब शादी में आए हो, किसी 5 स्टार होटल में नहीं जो इतनी फरमाइश करे हो। खाना खाओ, बच्चों को आशीर्वाद दो और निकलो यहाँ से। आदमी मुंह बनाकर वहां से चला गया तो सलीम उनके पास आया और कहा, अरे रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। अरे मानने दो, हम लोगों में जब तक 2-4 रिश्तेदार बुरा ना माने शादी का मजा ही नहीं आता। आओ चलो बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। कहते हुए केशव पंडित सलीम भाई के साथ मंडप की ओर चला आया। शादी संपन्न हुई। अगले दिन मौलवी साहब ने शिवम और अरफा को निकाह पढ़ा दिया। दोनों धर्मा का मान रखा गया और सलीम ने खुशी खुशी अपनी अरफा को सामने पंडित के घर भेज दिया। अगली सुबह पंडित जी उठे, आंगन में टेप बज रहा था, उस पर कोई भक्ति गीत चल रहा था। पंडित जी उसकी ओर आए और मान बदल दिया। गाना बजने लगा, भर दो झोली मेरी मोहम्मद, लौट कर मैं ना आऊं खाली। पंडित जी ने आवाज बढ़ा दी गाने की और जैसे सलीम के कानों में पड़ी उन्होंने उससे भी तेज आवाज में गाना बजा दिया, मंगल भवन अमंगल हारी। पंडित जी ने छत की ओर देखा, सलीम खड़ा था, लेकिन आज पंडित जी ने उसे लोटा फेंके नहीं मारा बल्कि मुस्कुरा दिया। सामने खड़ा सलीम भी मुस्कुरा उठा। तो ऐसी थी मोहल्ला 20/7 के सलीम और केशव की कहानी, जिसमें 2 दिल टूटने से बच गए और 2 टूटे हुए दिल एक हो गए। धन्यवाद।